वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में भूगोल आपका पहला लेसन रहेगा बच्चों। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों। आप देख सकते हैं अध्याय आपका 1 है। यहाँ पर संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से है आपका। इस लेसन में आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों, संसाधन का विकास क्या होता है। ठीक है बच्चों, इस अध्याय में हम लोग संसाधन का विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है बच्चों, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भू संसाधन क्या है, मृदा संसाधन क्या है, मृदा अपरदन एवं संक्षारण क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखते बच्चों, इस तरह से यहाँ पर करा है। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास उनकी संभाव्यता एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। समाज में संसाधनों का उचित वितरण मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति दोनों दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होती है बच्चों। ठीक है, यह था आपके बच्चों संसाधन के बारे में। अब संसाधनों का विकास के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं संसाधनों के विकास के बारे में यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर है, संसाधन प्रकृति की देन होती है, परंतु मानव ने इसका अंधाधुंध प्रयोग किया है, जिससे कई समस्या उत्पन्न हो गई है। जैसे में कुछ व्यक्ति विशेष के लालचवश संसाधनों का ह्रास करता रहता है। असमान संसाधन वितरण, जिसके कारण कुछ विशेष लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय हो गया है, जिसके कारण समाज संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन में बट जाता है। इस तरह से आगे देख सकते हैं कराए, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पारिस्थितिकी समस्याएं जैसे वैश्विक तापन, ओजोन परत ह्रास, प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, भू निम्नीकरण इत्यादि उत्पन्न हो गई है समस्याएं। ठीक है, उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि संसाधनों का समाज में न्याय संगत वितरण मानव के जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए अति आवश्यक है, अतः उचित योजना के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सतत पोषणीय यहाँ पर विकास क्या होता है बच्चों। ठीक है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, तो यहाँ पर है, सतत पोषणीय आर्थिक विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जिससे पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से हो कि हमारे आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी उनसे लाभ पहुंचे। इसके लिए संसाधनों की उचित प्रयोग करने के लिए योजना बनाना आवश्यक है। अगला है, सतत पोषणीय विकास की सर्वप्रथम अवधारणा को जून 1992 ईस्वी में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट यानी कि INCED में स्वीकृत किया गया था, UNCED में बच्चों। ठीक है, इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन संसाधनों सिद्धांतों पर सहमति प्रदान की गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य के लिए एजेंडा 21 को स्वीकार यहाँ पर प्रदान की गई। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य विश्व सहयोग के द्वारा गरीबी, भूख, बीमारी, असाक्षरता और पर्यावरण की क्षति को कम करना था बच्चों। ठीक है, आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों, कह रहा है भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता। ठीक है, यहाँ पर है, संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उसके उचित विकास से है। संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए। भारत में संसाधन विशाल मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसका विकास अपर्याप्त है या उसे असमान रूप से वितरित किया जाता है। भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकताओं को निम्नलिखित उदाहरण देकर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहा है कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है, लेकिन तकनीकी और संस्थागत समर्थता की यहाँ पर कमी है बच्चों। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुरता है, परंतु यहाँ आधारभूत विकास अर्थात मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। कुछ राज्यों जैसे पंजाब व हरियाणा में संसाधनों की कमी है, परंतु ये राज्य आर्थिक रूप से मजबूत है।
लद्दाख का शीत मरुस्थल अन्य भागों से अलग है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी है बच्चों। ये था यहाँ पर आवश्यकताएं और उसके कुछ यहाँ पर संस्थागत या कमी थी। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं संसाधन जो है आपका, यहाँ पर संसाधन नियोजन की प्रक्रिया, इसको नियोजित कैसे करेंगे बच्चों। अपने कमी यहाँ पर देखा, ठीक है, तकनीकी देखा, और यहाँ पर हम लोग इसकी नियोजन की पढ़ेंगे। करके संसाधन नियोजन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से समझ सकते हैं। करके देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना शुरू करना प्रमुख कार्य है। इन कार्यों में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना सम्मिलित है बच्चों। ठीक है, उपरोक्त कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संसाधन विकास के लिए योजना तैयार करना। आगे करा है कि संसाधन संबंधी विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना है बच्चों। और अंत में देख सकते हैं करा कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई है। संसाधनों की उपलब्धता अकेले शुरू नहीं हो सकती, इसलिए विकास की उचित प्रक्रिया, आवश्यक तकनीक व संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है बच्चों। इस तरह से यह प्रक्रिया था नियोजन करने का। अब इसका निवेशन कैसे करेंगे, जो संसाधन है बच्चों इसका निवेश कैसे करेंगे, कैसे उसको हम लोग समझेंगे या उसके बारे में अच्छे से, और इसका संरक्षण कैसे करेंगे। यहाँ पर करा है संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण है। उपनिवेशकारी यहाँ पर देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। भारत ने अपने पिछले वर्ष यह सीखा है कि सामान्य रूप से विकास यानी डेवलपमेंट इन जनरल और संसाधन विकास दोनों के मुख्यतः संसाधन की उपलब्धता पर ही नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता एवं लोगों के ऐतिहासिक प्रयोगों के आधार पर हुआ है बच्चों। यह उपनिवेश है। अब इसका संरक्षण कैसे करेंगे, संसाधन जो आपके पास है बच्चों इसका संरक्षण कैसे करेंगे, बचाव कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं करा कि विकास के क्रम में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण एवं इनका विवेकपूर्ण उपाय अत्यधिक आवश्यक है बच्चों। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर तो आप अध्ययन करें बच्चों 0 to 5 क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट कराई जा रहा है बच्चों। इसलिए आप 0 to 5 क्लासेस के प्रवेश से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बेहतरीन तरीके से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़कर देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अत्यधिक आवश्यक है। वर्ष 1987 ईस्वी में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में संसाधन संरक्षण की आवश्यकता का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सतत विकास की अवधारणा को उचित बताया गया। गांधी जी के अनुसार हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और उसके स्थान पर अधिक जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर में थे बच्चों। इस तरह से ठीक है। अब यहाँ पर संसाधनों में अपने देखा बच्चों भू संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन और भू संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। भू संसाधन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन, वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं संचार आदि आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। भारत के भौगोलिक क्षेत्रों में 43% भूभाग मैदान है जो कृषि एवं उद्योग के विकास में सहायता करता है। यहाँ पर 43% क्या है बच्चों, भूभाग है। 27% भू क्षेत्र का पठार है बच्चों। ठीक है, जिसमें खनिज है, जीवाश्म है, ईंधन है, वन को अपार भंडार है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और 30% भू क्षेत्र पर पर्वत है जो 12मासी नदियों के प्रवाह एवं पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं बच्चों। यह हमारा भू संसाधन था, यानी मिट्टी की बनावट के बारे में दर्शाया गया था बच्चों। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे बच्चों भू संसाधनों का, तो देख सकते हैं यहाँ पर करा है भारत में भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाता है। वन के लिए, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजन में,
लगाई गई भूमि जैसे इमारतों, सड़कों, उद्योगों इत्यादि के लिए। अन्य कृषि अयोग्य भूमि है, अस्थायी चारागाह है तथा अन्य गोचर भूमि है बच्चों। आगे है विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। प्रति भूमि वर्तमान प्रति भूमि जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में ही खेती न की गई हो। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति भूमि जहां 1 से 5 वर्ष में ही खेती न की गई हो। इस तरह से आपने देखा इसका उपयोग कर सकते हैं और यह कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया है यहाँ पर। अगला 5वां करा है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र एवं कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है बच्चों। यहाँ पर सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है इस तरह से। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कह रहा है कि भारत में भूमि उपयोग के प्रतिरूप क्या क्या है बच्चों। जो भारत है उसमें भूमि के उपयोग का प्रतिरूप क्या है देख सकते हैं। कह रहा है भारत में भूमि उपयोग प्रतिरूप के लिए निम्नलिखित कारक है। पहला है कह रहा है भौगोल, यहाँ पर भौतिक कारक। इसके अंतर्गत जलवायु, मृदा के प्रकार और अन्य भू आकृतियां इत्यादि सम्मिलित है। ये भौतिक कारक कहलाएंगे। मानवीय कारक क्या क्या है बच्चों। इसके अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, सांस्कृतिक कारक, प्रौद्योगिकी क्षमता, टेक्नोलॉजी, यहाँ पर कैपेबिलिटी इत्यादि शामिल है बच्चों। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख किलोमीटर वर्ग है जिसमें 93% भाग के भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है तथा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। ठीक है। भू उपयोग में वर्ष 1960-61 और 14-15 के मध्य निम्न प्रकार से परिवर्तन हुए हैं। पहला है देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित है लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से वन के अंतर्गत बहुत कम क्षेत्र है। अस्थायी चारागाह के अंतर्गत भी भूमि बहुत कम है। अधिकांश वर्तमान प्रति भूमि का अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है और इस पर फसल उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। इन भूमियों पर 2-3 वर्षों में 1-2 बार कृषि की जाती है। इनको शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल किया जाए तो भारत की कुल क्षेत्र भूमि माने शुद्ध भूमि 54% होगी। ठीक है। अब चलते हैं बच्चों, यहाँ पर देखेंगे विभिन्न राज्यों में बोए यहाँ पर शुद्ध बोए गए क्षेत्र कौन कौन से है बच्चों। यहाँ पर विभिन्न राज्यों में जो बोए गए क्षेत्र है कौन कौन से यहाँ पर है। कर कि भारत में बोए गए जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। हरियाणा और पंजाब में 80% भूमि पर खेती होती है। अंडमान निकोबार, मणिपुर, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश में बोए गए क्षेत्र में 10% से भी कम यहाँ पर खेती की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं कि भूमि निम्नीकरण एवं संचारण उपाय क्या है बच्चों, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है मानवीय गतिविधियों द्वारा न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक शक्तियों को भी बल मिल रहा है। अपशिष्ट भूमि निम्नकृत भूमि होती है जिसमें चट्टानें, शुष्क, बंजर एवं रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नकृत है जिसमें 28% वन, 56% जल, 10% वायु, 6% क्षेत्र लवणीय व क्षारीय निक्षेपों से प्रभावित है बच्चों। यहाँ पर कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन आदि, पशु चारण व खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। कुछ प्राकृतिक कारकों द्वारा भी भूमि का निम्नीकरण होता है जैसे वायु व जल के द्वारा मृदा की ऊपरी परत का अपरदन होना जिसके परिणाम स्वरूप भूमि का निम्नीकरण होता है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर के पीसने व मिट्टी के बर्तन में शैलखड़ी के प्रयोग से अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल वर्जित होती है और जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा के जल अवशोषण की प्रक्रिया बाधित होती है और औद्योगिक जल के निकास में भी भूमि और जल प्रदूषण होता है बच्चों। इस तरह से यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर भूमि निम्नीकरण के कारण क्या क्या है बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि भूमि निम्नीकरण के कारण और इधर क्षेत्र कौन कौन सा है। तो देख सकते हैं खनन और उत्खनन देख सकते हैं यहाँ पर है बच्चों। यहाँ पर है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में यह निम्नीकरण चल रहा है। अतिचारण है बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब है, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। औद्योगिकीकरण में देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और उत्तरी भारत के पहाड़ी राज्य है बच्चों।
औद्योगिकीकरण के कारण मृदा में जल संयंधन हो जाता है। यह संपूर्ण भारत में व्याप्त है बच्चों इस तरह से। ठीक है, पर कि भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई उपाय है जिनका विवरण निम्नलिखित है बच्चों। पहला कार्य है वनारोपण यानी वृक्षारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन करने पर ऐसा होता है। आगे है कार्य कि पेड़ों की रक्षक मेखला और पशु चारण पर नियंत्रण है ऐसे बच्चों। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने रखने की प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। भूमि कटाव की रोकथाम के द्वारा, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन के द्वारा, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल का निष्कासन करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 0 to पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 0 to पाई क्लासेस के परीक्षा जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की। अगला देख सकते हैं मृदा संसाधन क्या है। करा कि मृदा सबसे महत्वपूर्ण एवं नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, परंतु इसके कुछ सेंटीमीटर मोटी परत बनाने में ही लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक उच्चावच, संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय है बच्चों इस तरह से। ठीक है, तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह था बच्चों आपका मृदा संसाधन। आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों मृदा वर्गीकरण यहाँ पर। ठीक है बच्चों, जो मिट्टी है उसका वर्गीकरण करेंगे हम लोग। देख सकते हैं रासायनिक और भौतिक गुणों जैसे रंग, बनावट, मोटाई आदि के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं बच्चों यह है आपका ये बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से जलोढ़ मृदा। ठीक है, एलओएल सॉइल के बारे में देखेंगे यहाँ पर। जलोढ़ मृदा भारत में विस्तृत रूप में फैली हुई है। इस मृदा का निर्माण हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। जलोढ़ मृदा की उर्वरता क्षमता सबसे अधिक होती है, आप कह सकते हैं। जिन क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है वहाँ कृषि अधिकता की जाती है और वहाँ घनी जनसंख्या भी है। जलोढ़ मृदा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है बच्चों। कि यह मृदा उत्तरी मैदान के अतिरिक्त सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। यह पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में भी मिलती है। इस मृदा में रेत, सिल्क और चिकनी मिट्टी अर्थात मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। यह मृदा पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती है जो गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों व दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मृदा पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो और तराई क्षेत्रों में सामान्यतः यहाँ पर पाई जाती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा बांगर, तो ईरान जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको हम लोग बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहते हैं। 2 प्रकार की होती है बच्चों। ठीक है, सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है बच्चों। ठीक है, यह था आपका जलोढ़ मृदा के बारे में। अब यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों काली मृदा। यहाँ पर काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। देख सकते हैं काली मिट्टी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कि इस मिट्टी को रेगुर या काली कपास मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। यह मृदा ढक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जो दक्कन वाला पठार है, जो लावा जलक शैलों से बनी होती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों के अतिरिक्त यह दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी एवं कृष्णा नदी की घाटियों तक पाई जाती है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह मृदा बहुत अधिक महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। इस मृदा में गर्म और शुष्क मौसम में दरारें पड़ जाती है, जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है और गीली होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इसे जोतना कठिन हो जाता है बच्चों। ठीक है, लाल और पीली मृदा।
लाल और पीली मिट्टी के बारे में देखेंगे। करा है इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मृदा का लाल रंग दक्कन पठार के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे के कणों का आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में फैलने के कारण होता है। यह मृदा जलयोजन के लिए यहाँ पर पीली हो जाती है। यह तमिलनाडु, उड़ीसा, यहाँ पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट की पहाड़ों के यहाँ पर गिरिपाद में पाई जाती है बच्चों, जो लाल और पीली मिट्टी है। अगला देख सकते हैं बच्चों, लेटराइट मिट्टी है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। लेटराइट मिट्टी क्या होता है? कहा कि लेटरेट ग्रीक शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लेटराइट मिट्टी के निर्माण में निच्छालन प्रक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब इसकी विशेषता देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर विशेषताओं में उच्च तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जिससे इसमें ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद्य और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। इस मृदा में काजू, चाय, कॉफी तथा कुनैन की फसल उगाई जाती है। यह मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम की पहाड़ियों में पाई जाती है बच्चों। अगला देख सकते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मृदा क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। करक यह मृदा शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। कुछ क्षेत्र में इस मृदा में नमक की मात्रा अधिक होती है। झीलों से जल वाष्पीकृत करके इसे नमक बनाया जा सकता है। इस मिट्टी की विशेषताएं निम्नलिखित है बच्चों। करक इस मृदा का रंग लाल एवं भूरा होता है। यह मृदा सामान्य तौर पर रेतीली और लवणीय होती है। यह मृदा राजस्थान के अधिकांश भागों में पाई जाती है। इस मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है तथा शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन अधिक होती है। इस मृदा को उचित तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर जिले में हो रहा है। यह मृदा जौ, गेहूं, कपास, मक्का, बाजरा और दालों की खेती के लिए उपयोगी है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और दक्षिणी हरियाणा में पाई जाती है। इस मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और निम्न परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है, जिसके कारण मृदा में जल का अंतः स्पंदन नहीं हो पाता बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ठीक है बच्चों। आगे देख सकते बच्चों, यहाँ पर है वन्य एवं पहाड़ी मृदा क्या होती है। कर कि वन्य एवं पहाड़ी मृदा के निम्नलिखित लक्षण है बच्चों। कर कि यह मृदा नदी घाटियों में दोमट और सिल्कदार होती है, लेकिन इसका ऊपरी जो ढलानों पर इसका गठन मोटे कणों से होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इस मृदा की भारी अपरदन होती है और यह मृदा अम्लीय ह्यूमस रहित होती है। यह मृदा मसाले, चाय, कॉफी एवं उष्णवंधीय क्षेत्रों के फसलों के उत्पादन के लिए उपयोगी है। यह नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चलिए बच्चों, भारत के नक्शे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं बच्चों, यह जो मिट्टी है इस तरह का यहाँ पर यह जो नक्शे में दिखाया गया है, यह पर्वत और वन्य वाला है बच्चों। यह क्या है आपका, पर्वत और वन्य वाला है। यह वाला जो भाग आपको दिख रहा होगा बच्चों इस प्रकार से, यह वाला जो भाग है उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर हरियाणा, पंजाब या होते हुए यह जलोढ़ मिट्टी को दर्शाया गया बच्चों। ठीक है, यह क्या है बच्चों, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी को दर्शाया गया है। यह वाला भाग है जो बच्चों राजस्थान वाला, आप देख सकते हैं शुष्क वाला भाग है, यह शुष्क वाला भाग है। यह जो चिकना वाला भाग है काली मिट्टी का दर्शाया गया है बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काली मिट्टी का दर्शाया गया है बच्चों इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर जो एक खींचा गया है, यहाँ पर यह इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से जो है डैश डैश ग्रुप में यहाँ पर खींची गई है। यह लाल और पीली मिट्टी को दर्शा रहा है बच्चों। यह जो भाग है लाल और पीली मिट्टी को दर्शा रहा है, और यह जो बूंदी बूंदी यहाँ पर दर्शाया गया है बच्चों इस तरह से, यहाँ पर किनारों किनारों के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है इस तरह से, यहाँ पर है। ठीक है, इस तरह से यह है आपके बच्चों लेटराइट मिट्टी का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस की परिभाषा से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करोगे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़कर देखेंगे मृदा अपरदन एवं यहाँ पर संरक्षण कैसे करेंगे बच्चों। कारण कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है।
मृदा निर्माण और इसके अपर्दन की क्रिया के साथ साथ चलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों में संतुलन होता है। विभिन्न मानवीय एवं अन्य गतिविधियों के कारण संतुलन में रुकावट आती है बच्चों। तो मृदा अपर्दन के कारण क्या है बच्चों? तो मृदा अपर्दन के निम्नलिखित कारण है। ठीक है, यहाँ पर प्राकृतिक कारण देख सकते हैं, पवन, जल व हिमानियों द्वारा अपर्दन प्राकृतिक कारकों में शामिल होता है। ठीक है, वायु अपर्दन में क्या है कार्य कि वायु द्वारा मैदान या किसी ढलान क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को वायु या पवन अपर्दन कहा जाता है। आवश्यक वायु अपर्दन तब होता है जब तेज हवाएं सूखी की ओर चलती है के समय हल्की बनावटें वाली मृदा के क्षेत्र को ऊपर से बहती है, और यह शुद्ध एवं शुष्क चराई भूमि के निम्नीकरण का सामान्य कारक है। यह मरुस्थली को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख प्रक्रिया है। सूखा व अति चराई के कारण जब भूमि की ऊपरी परत शक्तिशाली हवा के प्रभाव से उड़ जाती है तो वह पवन अपर्दन कहलाता है। निलंबन, सतह संचलन और विसरण तीन प्रकार के मृदा संचलन वायु अपर्दन के दौरान होते हैं। पवन अपर्दन से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय यहाँ पर किए जा सकते हैं। पट्टी कृषि देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि बड़े खेतों में कई पट्टियों में बांट दिया जाता है और हर पट्टी के बीच में घास लगाकर कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। यह हवा की शक्ति को कमजोर करता है। रक्षा मेखला इस तरह से। जल अपर्दन के बारे में देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से यहाँ पर कह रहा है जल अपर्दन, बहते हुए जल के कारण जब मृदा की ऊपरी परत बह जाती है तो वह जल अपर्दन कहलाता है। जब बृहद क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है तो वह चादर अपर्दन कहलाता है। जब बहता हुआ जल मृतिका युक्त कणिकाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है तो वह अनाम यहाँ पर अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को यहाँ पर खड़ भूमि कहा जाता है, जिसके संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं बच्चों। और यह आप देख सकते हैं इस तरह से। और मृदा अपर्दन की हानियाँ क्या क्या है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है बच्चों, तो इस तरह से आपने यहाँ पर अध्ययन किया। ठीक है।